एमसीडी की सफाई के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में मात्र 15 मिनट से आधे घंटे की बारिश के बाद दिल्ली जलमग्न हो जाती है। बीती रात भी हमने यही देखा कि दिल्ली के तमाम वीवीआईपी इलाके भी जलमग्न हो गए। आखिर दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की समस्या क्यों है? क्या कोई मास्टर प्लान है दिल्ली के लिए? पुराने मास्टर प्लान में क्या कुछ डिटेल्स थी? ये बातों को समझने के लिए इस वक्त हम आए हैं AK जैन के पास, जो कि कमिश्नर रहे हैं डीडीए में प्लानिंग के अंदर और मास्टर प्लान बनाते आए हैं कई सारे शहरों का। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये दिल्ली की समस्या क्या है? देश की राजधानी हर बारिश में जलमग्न क्यों हो जाती है? इससे पहले कि मैं समस्या पे जाऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि दिल्ली एक हिस्टोरिक शहर है। पिछले 2000 साल में यहाँ पे कम से कम 16 दिल्ली बनी और बिगड़ी और उजड़ी, और आज भी शाहजहानाबाद, जिसे हम 7वीं दिल्ली कहते हैं, जिंदा है। और जितनी भी सिटी बनी यहाँ पे, जितने भी शहर बने, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, निजामुद्दीन, और जितने भी सारे के सारे हाई लेवल पे बने, जैसे शाहजहानाबाद भोजला पहाड़ी कहलाती थी, और यमुना के किनारे बने। यमुना के किनारे बनाने का पर्पस ये था कि वाटर सप्लाई एक क्रिटिकल इशू होता है, तो वाटर सप्लाई के लिए रिवर यमुना का एक बहुत बड़ी वरदान है दिल्ली को। और साथ साथ रिवर यमुना, जो कि करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली में 46 किलोमीटर लंबाई में बहती है। और इसके साथ साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसे आज हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं या बारापुला कहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं जाके। तो सबसे बड़ा इसमें जो ड्रेनेज का पॉइंट है वो रिज है और रिवर यमुना है। रिज हाईएस्ट लेवल पे है, जो कि 2006 MSL मीटर अबव सी लेवल पे स्थित है, और 2006 मीटर से नीचे का एरिया फ्लड प्रोन जोन कहलाएगा। तो रिवर यमुना जो है सबसे बड़ी ड्रेन, इसमें रिवर यमुना है। इसके अलावा दिल्ली को 6 ड्रेनेज जोन्स में विभाजित किया गया है, और उसमें सबसे बड़ा नजफगढ़ जोन है, जो कि करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर का है, और रिवर यमुना जो करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, इंक्लूडिंग फ्लड प्लेन। और इस तरह से 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 1911 में जब नई दिल्ली की फाउंडेशन रखी जा रही थी, कारोनेशन पिलर पे, किंग जॉर्ज 5 यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और उसमें देखिए जो आर्किटेक्ट्स आए थे, प्लानर्स आए थे, एडविन लैटियंस, हर्बर्ट बेकर, लैंकेस्टर, उन लोगों की हिम्मत देखी कि उन्होंने मना कर दिया कि साहब यहाँ पे कैपिटल वो नहीं बनेगी जो कि आपका ड्रीम है। क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड 7 कंटिनेंट्स पे राज्य करता था, और उनका किंग जॉर्ज 5 का सपना था कि इतनी मैग्निफिशेंट, इतनी अच्छी कैपिटल बने जो कि दुनिया में एक एग्जाम्पल बन जाए ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश मैग्निफिशेंस का। तो ये कैपिटल आर्किटेक्ट से कहा गया कि आप दूसरी साइट सजेस्ट करिए। तो रायसीना पे वो कैपिटल बनी, और रायसीना पे जब कैपिटल बनी तो वो उसका बेसिक पर्पस ड्रेनेज ही था, कि जो लो लाइंग एरिया था, किंग्सवे कैंप का यमुना के किनारे था, वहाँ पर जो फ्लड से प्रोटेक्शन होना चाहिए, मच्छरों से, मॉस्किटो से, मक्खियों से, वो वहाँ पर नहीं था। रायसीना इसके मुकाबले ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समझा गया, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ठीक से उपयुक्त रहा, और इसे एक गार्डन सिटी के जैसा बनाया। 1911 के बाद 1947 में दिल्ली की आबादी करीब 7 लाख 8 लाख थी, और 5 लाख यहाँ पे रिफ्यूजीज़ आए। रिफ्यूजीज़ आने से क्या हुआ कि यहाँ पे 57 रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ बनी, और रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ जहाँ पे भी लैंड मिली वहाँ पे बना दी गई, जिसमें कि 2 राजेंद्र नगर हैं, 3 पटेल नगर, कालका जी, मालवीय नगर और गीता कॉलोनी। इस तरह से 57 कॉलोनीज़ बनी, जो कि प्लान कॉलोनीज़ थी। मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजी बनी, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन बन गई, और 1955 में ये कॉलोनियाँ डेवलप हो गई। जो आज हम राजेंद्र नगर को देख रहे हैं, ये 70 साल पहले बन चुका था, और उसमें 70,000 प्लॉट पूरी इन 36 कॉलोनी में या 57 कॉलोनियों में
36,000 प्लॉट दिए गए थे, बहुत हाईली सब्सिडाइज रेट पे लोगों को, क्योंकि रिफ्यूजीज थे, उनके पास ना पैसा था ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी, तो उनको बड़ी हाईली सब्सिडाइज रेट पे ये प्लॉट दिए गए और उनसे कहा गया कि आप यहाँ पे रहिए, काम भी करिए अपना और अपनी अर्निंग करिए, अपनी फैमिली को पालिए। और इस तरह से दिल्ली का जब डेवलपमेंट हुआ तो कई सारी रोड्स बनी, रिंग रोड बनी। रिंग रोड बनाने के लिए रिवर यमुना को एनक्रोच किया गया या उधर ज़मीन का एक्विजिशन हुआ। इस तरह से सी पावर स्टेशन बने, कई सारे पावर स्टेशन बने, उसमें सी पावर स्टेशन, राजघाट पावर स्टेशन दो मुख्य हैं। जो थर्मल पावर स्टेशन थे वो भी रिवर यमुना में बने। लैंडफिल साइट्स बनी, वो भी रिवर यमुना के फ्रंट में बनी। तो उससे हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न था वो काफ़ी अपसेट हो गया इन कामों से। साथ साथ प्राइवेट डेवलपर्स भी आ गए पिक्चर में, क्योंकि उन्होंने देखा दिल्ली की तो आबादी बहुत बढ़ रही है और बड़ा स्कोप है यहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का। तो कई सारी प्राइवेट कॉलोनीज भी बनी, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन, और इस तरह से कई सारी प्राइवेट कॉलोनीज भी बनी। और उस समय कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया ड्रेनेज पे। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा दिल्ली का एक नक्शा था, एक स्वरूप था कि ड्रेनेज की कभी समस्या नहीं, वो ड्रेनेज की समस्या यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई। और आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ 10 लाख के करीब मानी जाती है दिल्ली की पॉपुलेशन। सेंसस तो नहीं हुआ, जो टेंटेटिव एस्टिमेट किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक 2 करोड़ 10 लाख है। इसका मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में दिल्ली का एक्सपांशन जो हुआ, करीब करीब कहना चाहिए कि 10 गुना हो गया है, 20 लाख से 2 करोड़ हो गया है। और इससे ड्रेनेज की समस्या काफ़ी जटिल हो गई है। और ड्रेनेज की समस्या में क्या हो रहा है कि कम से कम 500 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने, जहाँ पे कि ड्रेनेज होता ही होता है। मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज, या कई सारे इस तरह के हैं लो लाइंग एरियाज़। अभी जो नई टनल बनी, प्रगति टनल, वहाँ पे पानी भर गया। तो ये जो ड्रेनेज की समस्या है, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली गई है, जो कि मैंने बताया कि टाउन प्लानिंग का ये फंडामेंटल होता था कि अगर ड्रेनेज सही नहीं होगा तो हेल्थ भी सही नहीं होगी, लोगों को समस्या होगी और काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जो कि लटियंस दिल्ली जब 1911-1912 में बना, उसमें ये एक बेसिक कंसिडरेशन हुआ करता था। एनीवे, तो आज समस्या ड्रेनेज की। तो ए के जैन बता रहे हैं कि 1911 में जब दिल्ली को बनाने का काम शुरू हुआ, उस वक्त की दिल्ली में और आज की दिल्ली में और उस वक्त की आबादी में और आज की आबादी में बहुत अंतर आ गया है। और बीते 50 सालों में जो मास्टर प्लान दिल्ली के लिए तैयार किया गया था, उस वक्त की आबादी बहुत अलग थी जो आज की आबादी है। आज करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग एक अनुमानित तौर पे दिल्ली में रह रहे हैं। जैन साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब मास्टर प्लान बना था दिल्ली का, वो साल कौन सा था और उस वक्त दिल्ली की आबादी क्या थी? और अब आप अगले सवाल में आप हमको ये बताएं कि समस्या कहाँ है, जटिलता कहाँ है? दिल्ली की आबादी, दिल्ली का मास्टर प्लान बना था 1962 में, जो नोटिफाई हुआ था। बनना तो शुरू हो गया था 57-58 में। और जो ये दिल्ली का मास्टर प्लान था, पार्लियामेंट से पास हुआ था, जबकि पार्लियामेंट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि पार्लियामेंट में जाने की आवश्यकता क्या। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक मॉडल शहर है, कैपिटल है। अगर दिल्ली अच्छा शहर बनेगा तो इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा स्टेट कैपिटल्स के लिए और नए शहरों के लिए। तो उस टाइम पॉपुलेशन थी 23 लाख दिल्ली की, और 1962 की बात कर रहा हूँ मैं। और आज पॉपुलेशन 2 करोड़ से अधिक है। और जो दिल्ली का मास्टर प्लान बना था, उसमें कई सारे बेसिक फंडामेंटल्स रखे गए थे, जैसे कि सेग्रीगेटेड लैंड यूज़ होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को बाहर आउटलाइंग एरियाज़ में डाला जाए। रिंग रोड का एक सिस्टम होना चाहिए, एक ड्रेनेज का प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और इस तरह से कई सारी उसमें चीज़ें थी। तो इसके मास्टर प्लान का अंतर्गत इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने 1976 में एक दिल्ली का एक ओवरऑल ड्रेनेज प्लान बनाया। और वो ड्रेनेज प्लान उस टाइम करीब 30 लाख पॉपुलेशन थी दिल्ली की, आज बिल्कुल इनसफिशेंट हो गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे समस्या हो रही है, उस टाइम जो ड्रेन्स थी उसमें काफ़ी सिल्टिंग हो गया है, काफ़ी उसमें मलबा इकट्ठा हो गया, तो उनकी कैपेसिटी भी कम हो गई है।
तीसरी समस्या है कि जो ड्रेनेज का महकमा है या ड्रेनेज का है, उसमें करीब 14 महकमे काम कर रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से 14 महकमे काम कर रहे हैं और सब में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। तो ये समस्या तो है ही। इसके अलावा जो मास्टर प्लान में प्रपोजल दिए गए थे 2021 में, जिसमें कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और उसमें क्या मुख्य थे कि ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हमारे यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, इलाके डूब जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बायो ड्रेनेज का, जीरो रन ऑफ ड्रेनेज का और इस तरह के नए कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि हमारा पानी यहाँ पे प्रिजर्व रहे और हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, 1000 वाटर बॉडीज़ हैं दिल्ली में, उनको प्रिजर्व करके उनको ड्रेनेज चैनल बनाया जाए। इस तरह से रिवर यमुना के अलॉन्ग भी जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, उसमें हम वाटर पॉन्ड्स, बायोडाइवर्सिटी वगैरह पार्क बना के उनको भी हम कंजर्वेशन करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए अभी तक। तो इसके अलावा जो एक रिचुअल सा हो गया है कि हर मानसून से पहले डिसिल्टिंग के लिए आदेश दिए जाते हैं एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को। डिसिल्टिंग थोड़ी होती है, कहीं होती कहीं नहीं होती है, लेकिन ये जैसे मैंने बताया 14 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसमें। तो एक समस्या ये है। एक समस्या ये है कि जब मास्टर प्लान बनता है, ड्रेनेज का हो या दिल्ली का मास्टर प्लान हो, वो एक कॉन्सेप्ट प्लान होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान होता है, एक कहना चाहिए एक बड़ा मोटे तौर पे एक प्लान होता है। उसके अलावा जो मास्टर प्लान में कहा गया था कि लोकल एरिया प्लान बनेंगे, रीडेवलपमेंट प्लान बनेंगे हर एक एरिया के। जैसे राजेंद्र नगर है, 70 साल पुरानी कॉलोनी है, अब वहाँ पे पॉपुलेशन उसकी राजेंद्र नगर की भी जो उस टाइम थी 30,000 पॉपुलेशन थी, आज 3 लाख पॉपुलेशन है, 10 गुना बढ़ गई है। तो वहाँ पे जो उस टाइम के प्लान थे कॉलोनीज़ के, वो भी इनसफिशेंट हो गए हैं। और उनके लिए जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए, जो ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, वो इनसफिशेंट हो गया है। तो इसके लिए हमें ये लोकल एरिया प्लान या एरिया बाय एरिया प्लान बनाने बहुत आवश्यक है। ये मास्टर प्लान में कहा गया था। तीसरा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी मास्टर प्लान की कि वाटरशेड डेवलपमेंट होना चाहिए। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब ये कि ब्लू एंड ग्रीन नेटवर्क्स जो हैं, उसका एक कोऑर्डिनेटेड, एक सम्मिलित अप्रोच हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, ताकि ये ना हो कि ट्रैफिक पुलिस अपना अलग काम कर रही है, या ट्रैफिक का मैनेजमेंट या प्लानिंग अलग हो रही है, ड्रेनेज की अलग हो रही है, वाटर सप्लाई की अलग हो रही है। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ड्रेनेज अपसेट होती है उसका असर ट्रैफिक पे भी होता है, उसका असर वाटर सप्लाई पे भी होता है। तो एक सम्मिलित प्लान होना चाहिए और इसके लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच होना चाहिए। तो कि एक आइसोलेटेड अप्रोच अब सफिशेंट नहीं है आज की तारीख में, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि अगर आज हम बात करते हैं कि दिल्ली की आबादी आप कह रहे हैं कि अनुमानित तौर पे 2 करोड़ 10 लाख है, तो जब मास्टर प्लान बना था 1962 और 1976 में ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया, तो 1976 में दिल्ली की आबादी क्या रही होगी? 30 लाख। यानी आप ये कह रहे हैं कि 30 लाख के प्लानिंग वाले शहर में 2 करोड़ 10 लाख लोग रह रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, खाली पॉपुलेशन समस्या नहीं है, इसमें गवर्नेंस की ज़्यादा बड़ी समस्या है। जैसे मैंने बताया 14 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें ड्रेनेज के सिस्टम में उनका एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ड्रेनेज का प्लान तो हम मास्टर प्लान तो बना लेते हैं, उसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर देते हैं, जीरो रन ऑफ ड्रेनेज होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के लिए एक हमें लोकल एरिया प्लान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और लोकल एरिया प्लान रेसिडेंट्स को सम्मिलित करके ही बन सकते हैं, वो खाली ऑफिशियल तौर पे नहीं बनाने चाहिए। तो ये समस्या है। तीसरा ये कि जो हम ड्रेनेज का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, उसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है।
क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रेगुलराइजेशन की हर इलेक्शन से पहले एक अनाउंसमेंट आ जाता है, नोटिफिकेशन इशू हो जाता है, और ये नहीं देखा जाता कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न को फ्रैक्चर कर रहा है या तोड़ रहा है, उसको अपसेट कर रहा है, वो नहीं देखा जाता। क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलराइज हो जाती है। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 साल में रिवर यमुना में करीब 90 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज करने की बात चल रही है, और उससे रिवर यमुना का जो ड्रेनेज एरिया है, जो फ्लड प्लोन एरिया है, वो करीब 1/3 कम हो जाएगा, 33% कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो पानी बह रहा है रिवर यमुना में, जो हमारे रेन वाटर आता है, स्टॉर्म वाटर आता है, उसको अगर कैपेसिटी कम होगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, सड़कों पे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत गहराई से सोचनी होंगी।